हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, उसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट यूनिट में हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट टू फोर्थ सेशन देख लिए थे और आज हम करने वाले हैं सेशन 5, सेशन 6, सेशन 7। ठीक है जी। और आई होप फर्स्ट टू फोर्थ सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना। जब हम फेस एक्सप्रेशन का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं किसी से, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके, टच और स्पेस का यूज करके, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एक और क्वेश्चन, मान लो एक बोर्ड लगा हुआ है ऐसा करके, ठीक है। तो अगर ये एक टाइप का कम्युनिकेशन है तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है और इसका मतलब क्या होता है, मतलब पी लिखा हुआ है और पी पे क्रॉस रखा हुआ है, ठीक है। चलो जी। तो क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए, इन क्वेश्चन के आंसर देना मत भूलना नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को पता चले, फीडबैक मिले मेरे को कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। चलो जी, अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा सेशन 5 है, उसका नाम है जी बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? सिंपल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें 7 सीज हो। अब 7 सीज क्या होता है? पहला सी होता है क्लियर हो, कंसाइज हो, कॉन्क्रीट हो, करेक्ट हो, कोहेरेंट हो, हमारा कंप्लीट हो और कर्शियस हो। अगर ये सारी की सारी चीजें किसी कम्युनिकेशन में है ना, तो हम इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्लियर का क्या मतलब होता है कि बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। अगर आप जो बोलना चाहते हो वो बात एकदम क्लियर है, तो आप कह सकते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है। साथ ही में आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंसाइज भी होना चाहिए। यूज ऑफ द सिंपल वर्ड, ठीक है। से ओनली व्हाट इज नीडेड। बेसिकली जो भी आप बात बोलो वो ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल, कोई भी आसानी से बात आपकी समझ जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बात जो है वो कंसाइज भी होगी, यानी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सेकंड स्टेप भी क्लियर कर लोगे। तीसरा स्टेप है कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। या कॉन्क्रीट होना, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जी एग्जैक्ट वर्ड का यूज किया जाना चाहिए और फैक्ट का यूज किया जाना चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हो गलत सलत, तो ये नहीं। अगर आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट का यूज करना है और एग्जैक्ट वर्ड का यूज करना है, जो वर्ड जरूरी है उसी का यूज करना है। नेक्स्ट है करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यूज दी करेक्ट स्पेलिंग एंड दी ग्रामर, मतलब इनका यूज किया जाना चाहिए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, देन यूज कर लिया, देन की जगह देन, तो फंस जाओगे ना। ए एन और ई एन में बहुत डिफरेंस होता है, पता है ना आपको। तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, मैसेज है, वो करेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होना चाहिए वर्ड शुड बी मेक सेंस एंड रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। कोहेरेंट यानी टॉपिक पे होना चाहिए आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी आपका मैसेज है, ठीक है। मान लो आप बात कर रहे हो स्कूल के बारे में और कोई बंदा बता रहा है कि अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, तो यानी वो कोहेरेंट नहीं है ना। तो आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो बिल्कुल आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप तभी बना सकते हो जब वो कोहेरेंट हो आपका मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिल्कुल कंप्लीट हो, आधी बातें ना हो। आधी बातों से याद है वो पानी वाला एग्जांपल याद है ना, आधी भरी हुई ग्लास आधी पूरी ग्लास। तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि मैंने बात अपनी कंप्लीट नहीं बोली। तो आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो। लास्ट है कर्शियस। अब ये कर्शियस का मतलब क्या होता है? बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। आप अगर चाहते हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहे तो बात प्यार से करो, अच्छे से करो, रिस्पेक्ट से करो, तब आपका कम्युनिकेशन जो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। चलो ये बात तो हमें समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। पहले तो बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। इसमें एक बैरियर जो था वो मिसिंग था, फिजिकल बैरियर, तो वो भी मैंने फिजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर क्या मतलब क्या होता है कि आप मान लो किसी को कोई बात बोल रहे हो और बहुत शोर हो रहा है, तो क्या वो कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा है? मतलब एनवायरनमेंट ही इतना शोर शराबे वाला है तो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आप नहीं कह सकते। तो ये एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। तो इस वजह से, फिजिकल बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो आसपास शोर आ रहा है तो उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, तो वो हो गया फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट है जी लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी लैंग्वेज। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे से तमिल में बात कर रहे हो, तो और आपको, मेरे को तमिल नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, तो ये क्या है? लिंग्विस्टिक बैरियर है। इसकी वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब है कि हम दोनों को एक दूसरे से कोई दिक्कत है, तब भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं अपनी बातें बताऊंगा, आप अपनी बातें बताओगे, मैं आपकी बातें इग्नोर करूंगा, आप मेरी बातें इग्नोर करोगे।
आप मेरे मैसेज को, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, आप कुछ गलत ले जाओगे, है ना? तो ये इंटरपर्सनल बैरियर होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं हो पाता। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या है? मान लो आपके ऑफिस में कुछ दिक्कत है, मान लो आप ऑफिस में हो और आपके ऑफिस में कोई दिक्कत है, आप ये बात अपने बॉस को बताना चाहते हो, बट दिक्कत ये है कि आपका जो ऑफिस में फॉर्मल हियरार्कियल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप अपने बॉस से डायरेक्टली ना बात कर सकते, ना उनको मेल भेज सकते, ना कुछ कर सकते। तो कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है? कम्युनिकेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। और आपको पता है, और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, फ्री फ्लो ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है जी? तो मान लो कोई पॉलिसी है, कोई प्रोसीजर है ना? या कोई भी रेगुलेशन वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कभी-कभार अफ़ेक्ट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन मतलब कम्युनिकेशन को, ठीक है? आप अपने बॉस के सामने खड़े हो, पर आप अपनी बातें बता नहीं पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है आपके और आपके बॉस के बीच में, ठीक है? जिसकी वजह से कभी आपके और आपके बॉस के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा और वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहलाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है जी कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर का क्या मतलब है कि कल्चर की वजह से जब बैरियर आ जाए, कम्युनिकेशन अच्छा ना हो पाए, दिक्कत आ जाए कम्युनिकेशन में, तो उसको हम कहते हैं कल्चरल बैरियर। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे कि कल्चरल बैरियर क्या है कि मान लो कि मैंने बोला, मान लो मेरा कोई दोस्त आता है, दूसरी कंट्री से आता है, दूसरा बिल्कुल उसका कल्चर ही डिफरेंट है। वो आया, मैंने बोला कि भाई मेरे माता-पिता के पैर छू। उसको बहुत बुरा लगेगा, समझ रहे हो? मतलब मैं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँगा सामने से? बट मान लो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं, पैर छुओ। ठीक है? तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है। वो इसको अलग तरीके से ले जाएगा, कहेगा भाई पैर पकड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं अपने माँ-बाप के? है ना? तो क्योंकि वो कल्चर को नहीं जानता, हमारे कल्चर को। उनको क्या पता रिस्पेक्ट देना होता है, पैर छूना, है ना? तो ये होता है। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। येस और नो? चलो, समझ आ गया ना आपको कल्चरल बैरियर? तो ये अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को आंसर बताना। मान लो आप और मैं किसी क्लब में हैं, मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ, म्यूज़िक बहुत तेज़ है, तो यानी कम्युनिकेशन में कोई बैरियर है? बिल्कुल है। कौन-सा बैरियर होगा वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये सारे कर ऐसे मत बनाना पूरा झुंड बना दो। लिखना सर पहले का आंसर ये वो है, सेकंड का आंसर ये है, ताकि मेरे लिए चेक करना ईज़ी हो, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पूरा देखता हूँ आपका आंसर, ऐसी बात नहीं है, और जिसका आंसर सही हुआ मैं पिन भी करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट है वे टू ओवरकम द बैरियर ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, बैरियर को हटाना चाहते हो, तो कैसे हटा सकते हो बैरियर को? पहली बात तो है यूज़ द सिंपल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करो जिससे क्या हो कि मतलब लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा ना आए। लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा ना आए, जैसे जैसे वो जैसे कोई तमिल है, जिसको हिंदी नहीं आती, मेरे को तमिल नहीं आती, बट हम थोड़ा-थोड़ा वर्ड, जैसे मेरे को तमिल नहीं आती, तो वड़क्कम, है ना? तो 2-3 वर्ड जो हैं वो मैं उनके समझ पाऊँगा, बहुत सिंपल-सिंपल। या मैं क्या करूँगा, विजुअल का यूज़ करूँगा। मैं उससे बोलना चाहता हूँ स्कूल, तो मैं फ़ोन में ड्राइंग बना दूँगा कि भाई स्कूल चलना है ना? तो थोड़ा-सा, तो पहला क्या है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो। जैसे मान लो मेरे को किसी से टाइम पूछना है, वो सामने वाला जो है वो तमिल लैंग्वेज जानता है मान लो, और उनको हिंदी नहीं आती, मेरे को तमिल नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, हाथ ऐसे, मैं उनको सिंपल लैंग्वेज का टाइम टाइम ऐसे पूछूँगा उनसे, तो वो टाइम बता देंगे। सिंपल वर्ड यानी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो। नेक्स्ट है डूज़ नोज़ अजम्पशन ऑन द कल्चर, रिलीजन, ऑन द ज्योग्राफी। पहले से ही सोच के मत रखो कुछ, ठीक है जी? ठीक है? ये बड़ी दिक्कत, जैसे कि मान लो कोई हम ये मतलब किसी को पहले से जज मत करो, ठीक है? जैसे एक लोग बहुत जज करते हैं, जैसे कि मान लो आप दूसरी कंट्री में जाओगे ना, तो वो आपको सोचेंगे कि आप करी-करी खाते हो। ये बहुत क्योंकि ये रेसिस्ट हो जाता है कभी-कभार, ठीक है जी? जैसे किसी को बोलना कि भाई तू तो देख ही नहीं रहा, आँख छोटी-छोटी है तेरी, ये भी एक तरह का गलत है। ये पहले से आप असम्पशन लगा रहे हो, ठीक है? डू नॉट असम्पशन ऑन द कल्चर जैसे ये एक असम्पशन बताता हूँ जो कि बहुत ही बेवकूफ़ लगता है। ऐसे किसी ने मेरे को मतलब एक बात करते वक़्त, अब अगर आप पहले से अज़्यूम करोगे कि हाँ भाई, जैसे चाइना का कोई बंदा आता है, आप उससे बोलते हो डॉगी खाएगा? तो ये तो ये मतलब कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके कल्चर का पहले से ही लगा लिया कि यार ये तो डॉगी खाता होगा। ये तो गलत है ना? तो ये नहीं करना आपको। असम्पशन नहीं लगाना किसी के भी कल्चर का, रिलीजन का और ज्योग्राफी का। ठीक है? नेक्स्ट है टू ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज़ मच एज़ पर्सन मतलब पॉसिबल। मतलब पर्सनली बात करो जितना हो सके पर्सन से, ठीक है? ताकि आप बैरियर को इफेक्टिव बना सको। नेक्स्ट है यूज़ विजुअल, अगर सामने लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो विजुअल का यूज़ करो। नेक्स्ट है, अगर लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो किसी ट्रांसलेटर का यूज़ करो। और बी रिस्पेक्टफुल टू दी अदर ओपिनियन। अगर मान लो कोई सामने वाला आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो चुभ रही है, या कोई ऐसी बात बोल रहा है जिससे जो आप पसंद नहीं करते, तो फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करो कि हाँ यार, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, लेट्स एग्री टू डिसएग्री।
ऐसा वाला। आज आप अगर देखोगे तो 2 पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर साथ में खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते। तो एक दूसरे की थॉट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो उससे ही हम कम्युनिकेशन बैरियर सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेशन नंबर 6 है राइटिंग एंड द पार्ट ऑफ स्पीच। मैं आपको सीधा बताऊँ ना, ये जो हमारा सेशन 2 है ना, इसमें जो 6th और 7th सेशन है हमारा, ये पूरा नॉर्मल इंग्लिश है। इंग्लिश से रिलेटेड है, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल से इतना रिलेटेड नहीं है। इसमें यही है लेटर वगैरह कैसे लिखना चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो नाम से ही पता चल रहा है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन जो आप लिख कर बताते हो, मेल में, लेटर में, नोट्स में, आर्टिकल में, एसएमएस चैट में, ब्लॉग में, हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये वो, ठीक है? तो पहला रूल है जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज़ेशन रूल। कैपिटलाइज़ेशन रूल में क्या होता है, टेंस। अब ये टेंस क्या है मैं बताता हूँ। टेंस मतलब कि किन-किन वर्ड को आपको कैपिटल रखना है, तो वो टेंस बताता है। टेन का मतलब होता है टी से टाइटल। हमेशा किसी भी वर्ड का टाइटल जो होता है ना, वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है? अगर आप ये जो नोट्स की पीडीएफ सबसे ऊपर खोल के देखोगे तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रखा है, क्योंकि टाइटल हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा आई। आई हमेशा कैपिटल होता है। देखो आप कभी ये नहीं लिखोगे कि आई मतलब छोटा आई लिख दिया आपने, आई एम रोहन या रमन या जो भी है आपका नाम, तो छोटा ही नहीं आता, हमेशा बड़ा ही आता है। ये याद रखना है आपको, जब भी आप यूज़ करो बड़ा आई यूज़ करना होता है, ठीक है? कैपिटलाइज़ द लेटर आई, ठीक है? व्हेन इट यूज्ड इन द वर्ड एज़ अ वर्ड, ठीक है? तीसरा है नेम। नेम हमेशा कैपिटल होता है। इंडिया कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है जी? ये आप याद रखो। इंडिया हमेशा ऐसे लिखते हैं, बड़ा आई, हमेशा। ठीक है जी? आप कभी टाइप भी करना, ट्राई करना, वर्ड मतलब आपका जो एमएस वर्ड होता है ना, उसपे कभी इंग्लैंड छोटा ई लिख के इंग्लैंड लिख के ट्राई करना, वो आपको दिखा देगा एरर, ऐसे लाल लाइन लाइन आ जाएगी इसके इंग्लैंड के नीचे, ये बताना चाहता है कि भाई ई बड़ा लिख, इज्जत चाहिए अपने इंग्लैंड वालों को। वैसे इंडिया में भी आई में इज्जत, बड़ा आई चाहिए अपने को, पूरी चाहिए इज्जत अपने को। नेक्स्ट है कि जी स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग द लेटर सेंटेंस, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा हो ना लेटर, वो वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर भी देख लो, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, सी कैपिटल, सी कैपिटल, सी कैपिटल, सी कैपिटल, द कैपिटल, टी कैपिटल, एच कैपिटल, डी कैप, तो सारे वर्ड जो होते हैं स्टार्टिंग के वो कैपिटल होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो, तो ये तो पहला रूल था हमारे उसका। नेक्स्ट है जी पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब होता है कि कुछ भी जो सेट ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है? एपिस्ट्रॉफी हो गया। एपिस्ट्रॉफी पता है ना आपको? जैसे कि मान लो मेरे को बताना, जैसे आपने देखा होगा लोगों के घर के बाद लिखा होता है सिंघानियाज हाउस, ऐसे करके होता है ना, हाउस, ठीक है? या रोहन्स हाउस, ठीक है? रोहन्स फिर ऐसे, तो ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफी होती है। जैसे देखो दिखा भी रखा है। फुल स्टॉप का लगता है जब भी सेंटेंस के एंड में लगता है, ठीक है जी? चलो, और नेक्स्ट है जी कोमा। कोमा का लगता है जब भी आपको पॉज देना होता है या सेंटेंस को, दो आइटम को एक ही सेंटेंस जो होता है उसको तोड़ना होता है, सेपरेट करना होता है। क्वेश्चन मार्क जब भी आपको क्वेश्चन मार्क जब भी आपको कोई क्वेश्चन मार्क पूछना हो, क्वेश्चन पूछना होता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जब आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हो, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि भाई कितनी बढ़िया ड्रेस है, हुर्रे वी वॉन दी मैच। हुर्रे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्या ओहो जीत गए भाई, तो ऐसा समझ रहे हो? नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी तब लगाया जाता है एस पोसेशन शो करने के लिए, मतलब कि बिलोंगिंग, क्या हाँ ये इसकी चीज है। जैसे कि रहीम्स कलर्स पेंसिल, तो ये कलर पेंसिल इसकी है, दैट्स दी शोभास कैट, शोभा की कैट है ये। तो ये अपोस्ट्रो ये होता है अपोस्ट्रोफी, ठीक है जी? ऊपर है। चलो, अब बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जी हमारे, मतलब एक स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ठीक है? उसके बाद हमारी वर्ब और एडवर्ब होती है। नाउन क्या होता है, सिंपल होता है। नाउन बेसिकली एक पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है, ठीक है? ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, टाइगर, ठीक है? ट्रूथ, इंडिया, राज, जनवरी, ये क्या है, एक तरह का नाउन है। ओके, जैसे कि कविता ब्रॉट अ बुक, तो कविता क्या है, एक तरह का नाउन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जो कि नाउन की जगह यूज होता है, जैसे कि मान लो आपने लिखा कविता ब्रॉट अ बुक, शी हैज़ अ ग्रेट बुक कलेक्शन, तो शी क्या है, शी एक प्रोनाउन है, यानी कविता की जगह आपने शी का यूज किया तो वो एक प्रोनाउन है। तो आई, यू, दे, अस, शी, ही, ये आप लगाते हो ना, जैसे ही इज अ बॉय, जैसे रोहन है कोई बंदा बट आप बोल रहे हो ही इज अ बॉय, तो रोहन इज अ बॉय ना, तो ही जो है वो एक तरह का प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या हुआ, एडजेक्टिव वो चीजें होती है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी दूसरे वर्ड दैट डिस्क्राइब दी अदर वर्ड्स, जैसे कि ध्यान से सुनना कि कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, तो बेस्ट सेलिंग क्या है, बेस्ट सेलिंग डिस्क्राइब कर रहा है बुक को, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है जो तारीफ करे बुराई करे किसी दूसरी चीज की, तो ये बुक की तारीफ हो रही है, बेस्ट सेलिंग है ना। लार्ज बुक है, रेड बुक है, नोटी है, कोई पर्सन वीक है, कोई 1 फुट का है, जैसे भी है,
तो ये क्या है, तो ये एक तरह का क्या है अपना, ये आपका एक तरह का एडजेक्टिव्स होता है जो तारीफ या बुराई या जैसा भी फीचर बताए एक तरह से। नेक्स्ट है वर्ब्स दैट शोन एक्शन, जहां पर एक्शन शो रहा हो, जैसे कविता बायज अ न्यू बुक, तो आपका बाय यानी खरीदना, खरीदना एक एक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। खाना पीना नहाना सोना सोचना बैठना, ये एक तरह के हमारे वर्ब्स होते हैं। एडवर्ब क्या होता है, वर्ड दैट एड मीनिंग टू दी वर्ड बाय आंसरिंग हाउ। देखो कविता क्विकली रीड हर बुक, क्विकली क्या है, ये एक तरह से, ये देखो आपका वर्ब क्या हो गया, रीड पढ़ रहे हो आप, बट कैसे पढ़ रहे हो, क्विकली पढ़ रहे हो। हाउ कैसे पढ़ रहे हो बुक, हाउ कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, मैं बोल रहा हूँ हाउ का मतलब हाउ सॉरी। तो हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो आप कविता बुक कैसे पढ़ रही है, क्विकली पढ़ रही है ना। दिस इज द इजी बुक, ठीक है, मतलब दिस इज द इजी बुक तो नहीं होना चाहिए, बुक इजी कैसे हो सकती है, मतलब जिस मतलब अ, इसी, वैसे ये वाला एग्जांपल प्रॉपर है, इसमें मेरे को दिक्कत लगती नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी आपको। तो कविता क्विकली रीड बुक, तो कैसे पढ़ रही है, क्विकली पढ़ रही है। क्विकली क्या है, एक तरह का एडवर्ब है। यस सर नो। चलो नीचे आ जाते हैं अब अपने पे, दैट इज आपका सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में, और सपोर्टिंग पार्ट क्या होता है स्पीच का, मेन पार्ट तो हमने देख लिया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है ना ये। आर्टिकल्स होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशन होती है और इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है जी। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन दा वगैरह जो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। चलो, तो ए कब यूज होते हैं, यूज बिफोर द वर्ड विद द वोवल साउंड, जहां पर वोवल साउंड होती है वहां पर एन आता है। ए क्या यूज होता है, नाउन विद और यूज्ड बिफोर द नाउन, नाउन से पहले यूज होता है और जो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है। दा का होता है जो स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहे हो, दा होता है। कंजक्शन क्या होता है, ए बट एंड बट और बिकॉज। ठीक है, ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, कि ही इज अ गुड स्टूडेंट बट ही स्कोर लेस मार्क इन एग्जाम, मार्क्स इन एग्जाम। तो ये बट क्या हो गया, ये एक तरह कंजंक्शन हो गया जो दो को जोड़ता है। प्रेपोजिशन यानी ऑन ओवर इन अंडर, है ना, ये वर्ड होते हैं, इनको कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि हमारे, ये बेसिकली इंटरजेक्शन तो आपको पता ही होगा, ये होते हैं ऐसे वर्ड जो कि इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करे। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी नहीं, कौन सा देखा था, स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए एक वर्ड देखा था हमने, हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी एक तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो अलग था। चलो, तो इंटरजेक्शन क्या हो गए हमारे, जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पेन को, अंगर को, सरप्राइज को, हैप्पीनेस को शो करे, दैट इज इंटरजेक्शन। ठीक है। चलो जैसे वाव हो गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक्सप्रेस कर रहा फीलिंग, तो ये क्या है, एक तरह का हमारा इंटरजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है कि ये राइटिंग स्किल सेंटेंस, तो सेंटेंस आपको पता है दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है, पहले तो सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होती है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो कि काम कर रहा होता है, एक वर्ब होती है जो कि काम होता है, और साथ ही में बस ये दो ही चीजें होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, सोनिया ड्राइव कार। अच्छा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है ना, मैंने नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, एंटर मार दूंगा यहाँ पर, डोंट वरी, जब मैं नोट्स दूंगा सही कर दूंगा ये मैं। तो सोनिया क्या है, वो एक सब्जेक्ट है। कार चलाना क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। और कार क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी एक सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सेंटेंस भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं जी एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। एक्टिव क्या होते हैं, एक्टिव वो होते हैं जिसके अंदर आप बेसिकली जो सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है ना, वो, जैसे राम एक सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट है। बेसिकली पैसिव वो होता है जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। समझाता हूँ, देखो ये पढ़ो, सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एक्शन इज नोन एज द एक्टिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन कर रहा होता है, जैसे राम है वो पढ़ रहा है ना बुक, तो वो हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। वेयर एज सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन, जिसमें जिसमें जो क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट होता है ना वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। जैसे अ बुक इज बीइंग रीड बाय राम, तो बाय राम जो है वो उसके मतलब एक तरह से दिखा रहा है, रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन, तो ये पढ़ने का एक्शन रिसीव कर रहा है एक तरह से। यार ये समझाना थोड़ी नहीं, वैसे तो इंग्लिश के स्टूडेंट हो, आपको ये बात आराम से ही समझ आ गई होगी। ठीक है। तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय द राम, तो वैसे तो आपको पता ही है, देखते ही पता चलता है बुक इज बीइंग रीड बाय द राम, और ये आपने सिक्स सेवन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा, एक्टिव और पैसिव मेरे को लगता नहीं ज्यादा बताने की जरूरत है मेरे को। अब सेंटेंस तीन चार टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट होती है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और द फैक्ट, जिसकी बात करें, जैसे ब्लू इज माई फेवरेट कलर, सेंटेंस फुल स्टॉप खत्म, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है।
क्वेश्चन मार्क और इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क पूछा जाए कि डू यू वांट टी और कॉफी पूछ रहा है बंदा, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा होता है इमोशन, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन का यूज हो रहा हो, जैसे दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बंदा बता रहा है कि बेस्ट डे है, तो ये क्या इमोशन है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं, इसमें एक्सक्लेमेटरी का यूज भी होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये क्या होती है जिसमें कमांड दी गई हो, रिक्वेस्ट करी गई हो और एडवाइस दी गई हो, प्लीज लोअर योर वॉइस, आपकी आवाज थोड़ी धीमी कर लो, तो ये क्या है, ये एक तरह का ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे इसको। ठीक है जी। और बाकी एक पैराग्राफ का भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ बेसिकली जस्ट अ ग्रुप ऑफ दी वर्ड फॉर्म अ सेंटेंस, जब हम वर्ड्स को मिला देते हैं तो सेंटेंस बनता है, जब हम सेंटेंस को मिला देते हैं तो वो पैराग्राफ बनता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, आई होप ये पूरी की पूरी यूनिट है ना आपको ऊपर से नीचे नीचे तक आपको क्लियर हो गई हो। बाकी अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखना, कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत आई हो तो मेरे को बताना, वैसे मेरे को लगता नहीं है कि एक भी दिक्कत आई होगी इसके बाद आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह देखना, अगर ना समझ आए तो मैं लाइव वगैरह आऊँगा, 1 फेब से मैं लाइव आना शुरू करूँगा, जो हमारा भरत कुमार खोरवाल, आपको बता देता हूँ। ऐसे मेन पॉइंट टेक तो हो गया, मेरा एक दूसरा भी चैनल है भरत कुमार खोरवाल करके, यहाँ पर मैं लाइव वगैरह आऊँगा, वैसे मैं यहाँ पर लाइव आता रहता हूँ, जब भी मैं रात को पढ़ता हूँ दिखा भी देता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है जी। ये गलती से मेरे से ना ये लाइव हो गई यार। ठीक है, ओहो मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मेरे से गलती से लाइव का बटन चल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे www.mainpointstudy.in, और नहीं तो नीचे आपको ऐप वगैरह का लिंक दे रखा होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाय बाय।